हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि आप एक सब्जेक्ट पर वीडियो बना दीजिए जिसका नाम है BEGC 134 रीडिंग द नोवेल। यानी कि इसमें जैसे हिंदी में उपन्यास होते हैं ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास था गोदान, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी नोवेल्स होते हैं जिसके अंदर कहानी का ही एक बड़ा रूप होता है नोवेल। ठीक है, जिसके अंदर कई तरह के पात्र होते हैं और घटनाक्रम चलता रहता है। तो दोस्तों, बड़ा ख़राब लगता है यार, 2-3 बार पेपर दे लिया है तब भी नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ तक दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आया था कि अगर इस बार ये पेपर नहीं निकला तो मेरी डिग्री ख़राब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3 साल की जो डिग्री है वो 6 साल मैक्सिमम टाइम उसमें मिलता है। तो मेरे पास और भी पेपर हैं, उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आपकी ही रिक्वेस्ट पे और आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि पेपर निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा अगर आप 3 वीडियो को देख लेते हो। एक तो मैं PYQ बना देता हूँ, यानी कि दिसंबर में जो पेपर लगा था उसका बना दूंगा, और 2 जो वीडियो रहेंगी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की रहेंगी। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी के साथ में कि आपकी पूरी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है 3 वीडियोज़ पे। इस प्रकार से देखना, आप लिख लिख के याद कर लेना, भले ही रट के याद कर लेना। जितना आसान हो सकता है उतना इस सब्जेक्ट को मैं उसी अंदाज में पढ़ाऊँगा। ठीक है, ताकि आपका पेपर निकले डेफिनेटली। दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो पे आए हो। 100 नंबर का पेपर है, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। कोशिश हमारी सबसे पहले तो ये पास हो जाएं, है ना। अच्छे नंबर बाद में लेके आएंगे अपन, सबसे पहले पास होंगे। और दोस्तों, पेपर देखते हैं, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो आएगा, उसको भी देख लेना, जो कि आपको जून 2026 में दिख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मैंने PYQ का ट्रेंड एनालिसिस किया है। और दोस्तों, किस्मत अच्छी रही तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, है ना। देखो, ये आपका पेपर है भाई, दिसंबर 2025 का। 3 घंटे आपको मिलता है, 100 नंबर का पेपर आता है। और देखो क्या लिखा है भाई, दिस पेपर इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन ABC, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। यानी कि 3 सेक्शन है ABC, और उसमें से आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने को। ठीक है, सभी सेक्शन से अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाना आप। तो सेक्शन A में दोस्तों शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि संक्षिप्त में आपको लेख लिखना है। हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ करूँगा दोस्तों, हिंदी के वर्ड भी यूज़ करूँगा मैं काफ़ी ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा कुछ भी आपको, है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी ना थोड़ी। देखो, पहला क्वेश्चन देखिए, थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। दोस्तों, इस बुक के अंदर है ना आपके 3 नोवेल्स हैं। पहला है थिंग्स फॉल अपार्ट बाई चिनुआ अचीबी, है ना। इसके लेखक ऑथर रहे हैं चिनुआ अचीबी, थिंग्स फॉल अपार्ट के। ठीक है, तो वो मैं समझा दूंगा। और एक है द अवेकनिंग। द अवेकनिंग, अवेकनिंग का मतलब होता है वापस से जागना। यानी कि उसके अंदर दोस्तों एक महिला रहती है एडना, जो कि शादीशुदा है। तो वो वापस से जागती है, यानी कि वो वापस से फील करता है कि नहीं, शादीशुदा ज़िंदगी में मैं बंद गई हूँ और मैं तो अपने फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं क्रिएटिव वर्क करना चाहती हूँ। और एक और है दोस्तों पराजा नोवेल। पराजा नोवेल जो कि जनजातीय जो ग्रुप होते हैं ना, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, उनकी समस्याओं पे दिखाया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो उनके बारे में बता दूंगा। कैसा भी सवाल आए दोस्तों, अटेम्प्ट करने के लिए आप कैपेबल होंगे, लिखने में आप बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। तो सबसे पहले तो इस नोवेल का दोस्तों आप सेंट्रल थीम या फिर क्या मैसेज देना चाहता है ऑथर, वो समझो आप, है ना। इस बार गारंटी है नहीं फेलोगे आप, विश्वास रखो इस बात पे, ट्रस्ट रखो यार, क्योंकि ट्रस्ट एक बड़ी चीज़ है ना। अपने ट्यूटर पे आप ट्रस्ट रखो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ, जिससे कि आप पास हो जाएं। देखो, थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब होता है चीज़ें बिखर जाना, चीज़ें बिखर जाना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजीरिया, है ना। नाइजीरिया एक देश है, वहाँ पर इबो समाज जो है, इबो समाज, उसकी कहानी दिखाई गई है। इबो समाज की कहानी दिखाई गई है, नाइजीरिया देश के इबो समाज की कहानी दिखाई गई है। इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र, यानी कि इस नोवेल का जो मेन कैरेक्टर है दोस्तों, ओकोंको है। क्या नाम है उसका? ओकोंको, नाम ऐसा ही है
OKONKWO, ओकोंको है, जो बहुत ही साहसी है, मेहनती है दोस्तों, समाज को लीड करना चाहता है, समाज की पुरानी परंपराएं हैं वो बचाना चाहता है, बड़ा भावुक भी है, इमोशनल है ना, और सम्मानित योद्धा भी है। वो लड़ता है अपने सोसाइटी को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन बहुत कठोर स्वभाव का है कि जैसे कि समाज के अंदर अगर कुछ बदलाव करना हो, प्रोग्रेसिव बनाना है, समाज को प्रगतिशील बनाना है ना, आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है, तो वो कहता है कि नहीं, पुरानी जो परंपराएं हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, ओल्ड हमारे बिलीफ हैं, कुछ ओल्ड कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं पुराने, वही मेंटेन करके रखना चाहता है ओकोंको समाज में। अब दोस्तों आपको पता है कि ये जो फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रेट ब्रिटेन, इन्होंने दुनिया में देशों को गुलाम बनाया है और उपनिवेशवाद फैलाया। उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म, जिसके अंतर्गत दूसरे देश को गुलाम बनाकर वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी लूट की जाती है। तो यूरोपीय उपनिवेशवादी और ईसाई मिशनरी जब अफ्रीका आते हैं, मिशनरी क्या होते हैं? ईसाई मिशनरी, जो कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अन्य देशों में जाते हैं, ग्रुप होते हैं। तो वे ईबो समाज की परंपराओं, वहाँ का धर्म, वहाँ की जो जस्टिस सिस्टम है, न्याय व्यवस्था और जीवन पद्धति, यानी कि लाइफ किस तरह से जीते थे ईबो समाज के लोग, उनको बदलना शुरू कर देते हैं अंग्रेज। क्योंकि भारत में भी तो ऐसा ही हुआ था, भारत के रीति रिवाज, भारत की परंपराएं बदली गई, धर्म को तोड़ने की कोशिश की गई और शिक्षा को तो बदल ही दिया अंग्रेजों ने भारत की। तो ऐसा ही नाइजीरिया में ईबो समाज को भी तोड़ने की कोशिश की इन यूरोपीय देशों ने, यूरोपीय कंट्रीज़ ने। इससे पुराना समाज टूटने लगता है। इसलिए नोवेल का जो नाम है दोस्तों बहुत सही रखा है चिनुआ अचेबे लेखक ने, थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि चीज़ें बिखर जाती हैं, समाज टूट जाता है, पुरानी परंपराएं, मान्यताएं बिखर जाती हैं। तो यहाँ पर चिनुआ अचेबे लेखक ने दिखाया है कि उपनिवेशवाद ने न केवल देश पे शासन किया, बल्कि वहाँ के लोगों की संस्कृति, आत्मसम्मान और सामाजिक एकता को भी तोड़ दिया। यानी कि कॉलोनियलिज्म ने वहाँ पर रूल के साथ साथ दोस्तों रूल भी किया और लोगों का जो कल्चर था, उनकी डिग्निटी थी, उनका जो सोशल यूनिटी था, उसको भी ब्रेक कर दिया। समझ गए? ये है एक नोवेल, थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अचेबे। दोस्तों अगर कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना बना कर लिख दोगे ना, है ना, इतना कॉन्फिडेंस रखो। और 3 वीडियो में दोस्तों क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप वीडियो देखो और एक एक चीज़ को समझो आप। इन थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अचेबे presents colonization as a destructive force that breaks the social, cultural and religious unity of Igbo society। देखो क्वेश्चन क्या, कुछ क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहले तो थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि जो थिंग्स फॉल अपार्ट नाम का उपन्यास नोवेल है, इसके अंदर जो कॉलोनाइजेशन की थीम है वो क्या है, यानी कि उपनिवेशवाद से यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको बताना है। तो इन थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबे, यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट में चिनुआ अचेबे है, प्रेजेंट्स कॉलोनाइजेशन एज ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी कि जो उपनिवेशवाद है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है। तो एक विनाशकारी एक फोर्स है दैट ब्रेक्स द सोशल, यानी कि वो जो कॉलोनिज्म है वो उनके समाज को तोड़ता है, उनकी संस्कृति को तोड़ता है और उनके धर्म को तोड़ता है। ठीक है, ईबो सोसाइटी को, वहाँ का नाइजीरिया देश का एक समाज है ईबो सोसाइटी। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैव इट्स ओन कस्टम्स, जस्टिस सिस्टम, फेस्टिवल्स, गॉड्स एंड लीडरशिप। यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले नाइजीरिया के ईबो समाज में दोस्तों खुद के ही मान्यताएं, रीति रिवाज, न्याय व्यवस्था, त्यौहार थे, उनके भगवान थे, देवी देवता और लीडरशिप थे उनके पास में, अच्छे लोग थे जो कि लीड करते थे सोसाइटी को। कोलोनाइजेशन एंटर्स फर्स्ट थ्रू मिशनरीज, यानी कि जो मिशनरियाँ होती है जिसके अंदर ईसाइयों के बड़े बड़े पोप, पादरी शामिल होते हैं, बिशप शामिल होते हैं, बिशप यानी कि बड़ा धर्मगुरु, है ना, वो सब शामिल होते हैं। उन्होंने क्या किया, ईबो समाज के धर्म को बदलने की कोशिश की। हु अटैक द ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड अट्रैक्ट द मार्जिनलाइज्ड पीपल ऑफ द क्लैन। क्लैन मतलब वंश, यानी कि ईबो समाज में ऐसे लोगों को उन्होंने ईसाई धर्म में वो लेके आ गए, है ना, और उनके जो पुराने विश्वास से, पारंपरिक विश्वास से उनको तोड़ना शुरू कर दिया लेटर। इसके बाद द कॉलोनियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कोर्ट्स,
prisons and officials, weakening the authority of elders and clan institutions। यानी कि एक समाज में जो व्यवस्था बनी हुई थी, समाज अपनी तरफ से न्याय करता था, बड़े बूढ़ों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बातें सुनी जाती थी, वहाँ पर भी दोस्तों पंचायत चलती थी बूढ़ों की। लेकिन अब अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपनी अदालतें, अपने जेल और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ पे लगा दिया, ऑफिशियल्स को लगा दिया। अचीबी शोज दैट कॉलोनाइजेशन डज नॉट डिस्ट्रॉय इबो सोसाइटी ओनली बाय फोर्स। यानी कि अचीबी लेखक कहता है कि उपनिवेशवाद ने ईबो समाज के लोगों को ना सिर्फ बल से तोड़ा, इट आल्सो क्रिएट्स इंटरनल डिवीजन। यानी कि लोगों के बीच में आपस में ही फूट डाल दी। कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया, कुछ लोगों की सोच अंग्रेजों जैसी हो गई, जैसा उन्होंने भारत में किया अंग्रेजों ने। सम पीपल एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, वाइल अदर्स रेजिस्ट इट। यानी कि अन्य लोगों ने विरोध किया कि हम ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे। ओकोंकोज ट्रेजेडी रिफ्लेक्ट्स द लार्जर कोलैप्स ऑफ हिज वर्ल्ड। यानी कि ओकोंको एक बड़ा नेता रहता है इबो समाज का, दोस्तों बहुत लड़ता है अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, पुरानी संस्थाओं को, पुराने रीति रिवाजों को बचाने के लिए काफ़ी लड़ता है। अंत में वो फांसी खा के मर जाता है। दस द नोवेल पोर्ट्रेज कॉलोनाइजेशन एज कल्चरल इन्वेजन। यानी कि इस तरह से जो उपन्यास है ये बताता है, ये दिखाने की कोशिश करता है किस तरह से कॉलोनाइजेशन ने संस्कृति के अंदर आक्रमण किया, पॉलिटिकल कंट्रोल यानी कि राजनीतिक रूप से नियंत्रण किया, एंड साइकोलॉजिकल डिसरप्शन, लोगों के दिमाग पर भी असर डाला, ठीक है, और उनका मनोविज्ञान भी बदल दिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ 19th सेंचुरी फेमिनिज्म इन इंग्लिश नॉवेल्स, है ना, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन है। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने थे? एनी फोर, लेकिन मैंने सारे ही अटेम्प्ट करे क्योंकि मैं जानता हूँ रिपीट होते हैं पीवाईक्यू में से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो आराम से समझो, कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, आपको बेफिक्र होके आप कमेंट करना, आप या फिर वीडियो को वापस से देख लेना। इस वीडियो कम से कम आपको 3 बार तो देखना ही देखना है, चाहे आप 2 की स्पीड में देख लेना दोस्तों। अगर आपको पास होना ना तो इस वीडियो को देखो, आप पीवाईक्यू वीडियो है ये, है ना। इसके बाद में 2 वीडियो रहेंगे, उसको भी दिल के साथ में देखना, ईमानदारी के साथ में नोट्स बना लेना। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 19th सेंचुरी फेमिनिज्म इन इंग्लिश नॉवेल्स। यानी कि अंग्रेजों के जो उपन्यास हैं, इंग्लिश नॉवेल्स हैं, उनमें 19वीं सदी में जो फेमिनिज्म आया, जिसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर नारीवाद, ठीक है, वो किस तरह से आया, आपको ये लिखना है या उसकी विशेषताएं लिखनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ 19th सेंचुरी फेमिनिज्म, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो फेमिनिज्म है इंग्लिश नॉवेल्स में, वो आपको बताना है। देखो 19th सेंचुरी फेमिनिज्म इन इंग्लिश नॉवेल्स अपीयर्स एज ए स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग ऑफ वुमेन्स लिमिटेड पोजीशन इन सोसाइटी। समाज के अंदर दोस्तों जो महिलाओं के अधिकार थे, है ना, काफ़ी सीमित थे, उनके राइट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड थे, ठीक है। और पैट्रियार्कल सोसाइटी था, यानी कि जो वहाँ का मर्द कहता था परिवार में, जैसे कि भारत में भी दोस्तों मेल की ही ज़्यादा चलता है, आदमी की ज़्यादा चलता है, वैसे ही यूरोप का सोसाइटी था। तो महिलाओं ने अब अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए। कुछ सवालों पे वो प्रश्न पूछने लग गई। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओबीडियंट डॉटर्स, यानी कि वो आज्ञा मानने वाली बेटियां बने, वाइव्स एंड मदर्स, बट मैनी नॉवेल्स शो दियर डिज़ायर फॉर एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी राइट्स एंड इमोशनल फ्रीडम। और कुछ नॉवेल्स में दिखाया जाता है कि जो एक महिला है ना, वो चाहती है कि वो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, और उसका समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसके पास में संपत्ति के, प्रॉपर्टी के भी अधिकार हो, और उसको इमोशनल फ्रीडम हो, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को वो शेयर कर सके। राइटर्स लाइक जैन ऑस्टिन, चार्लोट ब्रोंटे और जॉर्ज एलियट एंड लेटर थॉमस हार्डी प्रेजेंटेड वुमेन हु रेजिस्टेड सोशल प्रेशर, यानी कि ऐसी महिलाओं को दिखाया जिन्होंने सामाजिक दबाव को बहुत अच्छे से झेला, ठीक है, और उनका विरोध भी किया। फिर कौन से ऐसे लेखक थे? जैन ऑस्टिन, चार्लोट ब्रेंटो और जॉर्ज एलियट और थॉमस हार्डी। एंड सर्च्ड फॉर डिग्निटी, यानी कि कुछ महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान की खोज भी की कि उनका भी रिस्पेक्ट हो, वो मर्दों के नाम पे ना जाने जाए कि उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, ऐसा नहीं। कैरेक्टर सच एज एलिजाबेथ बेनेट, जेन आयरे एंड डोरोथिया ब्रूक चैलेंज मेल अथॉरिटी, यानी कि ऐसी कुछ लड़कियां थी जैसे एलिजाबेथ बेनेट, जेन आयरे और डोरोथा ब्रूक। इन लड़कियों ने क्या किया कि जो पुरुषवादी सोच थी उसको क्वेश्चन किया,
उसको चुनौती दी। एंड अनइक्वल मैरिज सिस्टम, यानी कि जो शादी ब्याह का सिस्टम था उसमें भी अन्याय होता था, उसको भी चुनौती दी। दीज नॉवेल्स डू नॉट ऑलवेज ओपनली डिमांड पॉलिटिकल राइट्स बट दे एक्सपोज पैट्रियार्की, जेंडर इनजस्टिस एंड द लेक ऑफ चॉइसेस फॉर वुमेन। यानी कि इन उपन्यासों ने, इन नॉवेल्स ने सीधे सीधे राजनीतिक अधिकारों की मांग की बातें नहीं की कि हमें वोट देने का राइट्स मिले, हमें भी प्रेसिडेंट या फिर कोई लीडरशिप की कोई रोल मिल जाए, सीधा कोई मांग नहीं की। लेकिन इन्होंने एक्सपोज किया, इन्होंने उजागर किया कि किस तरह से जो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे मर्द का ज़्यादा चलता है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, जहाँ पे जेंडर इनजस्टिस है, यानी कि मेल एंड फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, पुरुष और महिला के बीच में भेद होता है। एंड द लेक ऑफ चॉइसेस फॉर वुमेन, यानी कि महिला अपने पसंद का कुछ काम भी नहीं कर सकती, शादी के टाइम पर भी उसको पूछते नहीं है, लोग ऐसे ही शादी कर देते हैं। लेकिन टाइम बदल रहा है, लेकिन 19वीं शताब्दी का जो यूरोप का सोसाइटी था वो ऐसा ही था। दस 19th सेंचुरी फिक्शंस बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्पेस फॉर एक्सप्रेसिंग अर्ली फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस एंड वुमेन्स स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। तो 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में जो फिक्शन लिखे गए, नोवेल लिखे गए जिसमें सच्ची कहानियाँ थी, वो क्या बताती हैं कि एक जो महिला है, एक नारी है, उसकी चेतना में अब जागृति स्टार्ट हो गई, यानी कि वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे वो आ गई, अब सोचने लगी वो भी, और अपनी पहचान बनाने के लिए उसने संघर्ष किया समाज के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही थर्ड देखिए, सबाल्टन वॉइस इन द नॉवेल्स। सबाल्टन लोग कौन होते हैं दोस्तों? समाज में ऐसे लोग जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है, जिनका सोशियो और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है समाज में काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, गरीब लोग, ठीक है, उनको कहते हैं सबाल्टन वॉइस, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते, जो बड़े लोगों के द्वारा या ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा कुचले जाते हैं। तो सबाल्टन वॉइस इन द नॉवेल्स मीन्स द वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है कि हाशिए पर पड़े लोग, ऐसे लोग जिनके पास राइट्स नहीं होते, जिनके पास रिसोर्स नहीं होते, जिनके पास पैसा नहीं होता। एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, यानी कि दबाए हुए, कुचले हुए समूह, हु आर यूजुअली इग्नोर्ड बाई मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो समाज के अधिकांश लोग जिन लोगों को इग्नोर करते हैं उनको कहते हैं पर मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप, ठीक है, इन्हीं को मिलाकर के अपन सबाल्टन पीपल कहते हैं और इनकी आवाज़ को सबाल्टन वॉइस कहा जाता है। दीज ग्रुप्स में इंक्लूड वुमेन, वर्कर्स, पीजेंट्स, यानी कि जो काम करते हैं मजदूर, कॉलोनाइज्ड पीपल, लोअर क्लास एंड सोशल एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज़। तो समाज के बाहर जो जातियाँ निकाल दी जाती हैं उनको भी अपन क्या कहेंगे? सबाल्टन लोग ही कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नॉवेल्स गिव देम स्पेस टू एक्सप्रेस दियर पेन, रेजिस्टेंस, पेन मतलब दुख, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो कहीं ना कहीं जो सबाल्टन लोग हैं वो भी अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इन इंग्लिश फिक्शन सबाल्टन कैरेक्टर्स ऑफ्टन रिवील द इनजस्टिस ऑफ क्लास, यानी कि अगर हम अंग्रेजी उपन्यासों की बात करें तो सबाल्टन जो पात्र होते हैं वो उजागर करते हैं किसको? एक वर्ग में जो अन्याय होता है, जैसे कि गरीब लोगों का एक क्लास है, ठीक है, उनके साथ में जो अन्याय हो रहा है, जेंडर, रेस यानी कि नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, कॉलोनियल पावर, ठीक है, कहीं ना कहीं जो कॉलोनियलिज्म फैला उसकी वजह से भी इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। राइटर शो हाउ डोमिनेंट ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि दबदबा कायम रखते हैं, कंट्रोल लैंग्वेज। समाज में जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, वो लैंग्वेज पे भी कंट्रोल रखते हैं, हिस्ट्री पर भी कंट्रोल रखते हैं, सोशल स्टेटस पे भी, वाइल द सबाल्टन स्ट्रगल्स टू बी हियर्ड। तो सबाल्टन वॉइस को दबा दिया जाता है। थ्रो नरेशन, यानी कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, डायलॉग एंड लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, नॉवेल्स चैलेंज एलाइट व्यू पॉइंट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे गए जिसके अंदर दलितों के बारे में बताया गया, सबाल्टन वॉइसेस के बारे में बताया गया। तो वो जो लेखक हैं वो चैलेंज करता है, चुनौती देता है, ठीक है, चुनौती देता है किसको? एलाइट व्यू पॉइंट्स, यानी कि राजा महाराजाओं के और बड़े लोगों के जो विचार थे गरीब लोगों के प्रति, उनको वो चुनौती देता है। एक्सपोज हिडन सफरिंग, मतलब उनके छुपे हुए जो दर्द हैं वो भी लेखक बताता है। दस सबाल्टन वॉइस मेक्स लिटरेचर मोर डेमोक्रेटिक बाय ब्रिंगिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द साइलेंस्ड एंड पावरलेस इनटू द सेंटर, यानी कि जो सबाल्टन वॉइस है वो साहित्य को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बनाती है, क्योंकि
पहले दोस्तों क्या होता था, 19वीं सदी से पहले इंग्लिश के अंदर भी ऐसे लिटरेचर लिखे गए जिसके अंदर बड़े लोगों की, राजा महाराजाओं के लोगों की, उनकी बातें की जाती थी, लेकिन सबाल्टर्न लोगों की भी अब बातें लिखी जाने लगी, उनकी लाइफ के बारे में लिखा जाने लगा। आगे देखिए, एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता भाई? एन एपिस्टोलरी नॉवल इज़ ए नॉवल रिटन थ्रू लेटर्स, डायरी, इंटरीज, जर्नल्स और समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसा नॉवल जो कि लेटर्स के माध्यम से, डायरी एंट्री के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से, जर्नल मतलब जो आप डायरी मेंटेन करते हैं, है ना, जिसमें लिखते हैं आप अपने गोल वगैरह दिन के, और समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए या फिर लेटर्स के ज़रिए जो नॉवल लिखा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? एपिस्टोलरी नॉवल। इंस्टेड ऑफ ए डायरेक्ट नरेटर द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड थ्रू द पर्सनल राइटिंग्स ऑफ कैरेक्टर। यानी कि कहानी सीधी नहीं होती, जो कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है वो सीधी नहीं होती। लेखक अपने हिसाब से कुछ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करता है और उन्हीं के हिसाब से फिर कहानी आगे बढ़ती है। दिस फॉर्म मेक्स द नॉवल फील रियलिस्टिक। इससे नॉवल है वो वास्तविक लगता है। एंड इंटीमेट बिकॉज रीडर्स कम क्लोज टू द कैरेक्टर्स प्राइवेट थॉट्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो ऐसा लगता है नॉवेल्स को पढ़ते समय कि ये जीवंत हो उठा है, यानी कि ऐसा लगेगा कि ये इस कहानी में आप भी उपस्थित हो और आपको सब पता चलता है, जो कैरेक्टर, जो पात्र होते हैं, उनके विचार क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं और किस अनुभव से गुजर रहे हैं। ये सब लिख देना एपिस्टोलरी नॉवल के अंदर, कि जो पत्रों के माध्यम से, डायरी के माध्यम से और डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो नॉवल लिखा जाता है उसको एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू शो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि अलग अलग लोगों के विचार पता चलते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर सैमुअल रिचर्डसन्स, पैमेला एंड क्लेरिसा आर फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टोलरी नॉवल्स। यानी कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछता है तो बताओ एपिस्टोलरी नॉवल के एग्जाम्पल। सैमुअल रिचर्डसन के 2 फेमस नॉवल हैं, पमेला एंड क्लेरिसा। थ्रो लेटर्स कैरेक्टर्स रिवील दियर मोरल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पत्रों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से जो पात्र होते हैं उनका हमें मोरल कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं। सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव के बारे में पता चलता है। एंड इमोशनल स्ट्रगल्स। दिस फॉर्म वाज स्पेशली पॉपुलर इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे एपिस्टोलरी नॉवल एंड इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल्स। तो इंग्लिश नॉवल के डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी योगदान निभाया। इट क्रिएट्स सस्पेंस एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। इनके अंदर सस्पेंस मिलेगा आपको कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला, जिस तरह से मूवी मिलता है, और साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपको काफ़ी गहरी बातें इसमें मिलती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही, 5वां क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, पात्रों के प्रकार बताइए नॉवल में। तो कैरेक्टर्स इन ए नॉवल आर द पर्सन हु टेक पार्ट इन द स्टोरी एंड मूव द प्लॉट फॉरवर्ड। यानी कि पात्र कौन होता है, कैरेक्टर कौन होता है उपन्यास में? एक ऐसा आदमी, एक ऐसा इंसान जो कि कहानी के अंदर भाग लेता है और उसी के माध्यम से उसी के जरिए जो कहानी है आगे बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं भाई। दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इनके काफ़ी टाइप्स होते हैं। मेजर कैरेक्टर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेन एक्शन। तो जो मुख्य पात्र होते हैं वो ही काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाते हैं एक्शन में। वाइल माइनर कैरेक्टर्स, जो लघु पात्र होते हैं, वो कहानी को सपोर्ट करते हैं लेकिन उनका जिक्र कम आता है। द प्रोटागोनिस्ट इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर। जो हीरो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट। ये कौन होता है? केंद्रीय पात्र होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है, कहानी इसी के आगे पीछे घूमती रहती है। एंड द एंटागोनिस्ट अपोज हिम और हर। यानी कि प्रोटागोनिस्ट तो हो गए हीरो और दोस्तों विलेन हो गए एंटागोनिस्ट, जो कि अपोज करेगा, विरोध करेगा प्रोटागोनिस्ट की बातों का। राउंड कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डेवलप लाइक ए रियल पीपल वेरेस फ्लैट कैरेक्टर्स हैव ओनली 1 or 2 क्वालिटीज़। तो राउंड कैरेक्टर्स कौन होते हैं? आपस में जटिल होते हैं, मतलब कई कहानियों में वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो सच्ची कहानियों के माध्यम से लोगों को मैसेज भी देते रहते हैं। वेर एज फ्लैट कैरेक्टर्स कौन होते हैं? हैव ओनली 1 or 2 क्वालिटीज़। तो 1 या 2 गुण जिसके पास में होता है उनको कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर कौन होता है? चेंज थ्रो एक्सपीरियंसेस वाइल। अब डायनामिक कैरेक्टर कौन होते हैं? जो कि समय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं उनके विचार। वाइल स्टैटिक कैरेक्टर रिमेन द सेम। तो स्टैटिक कैरेक्टर सेम रहते हैं हर स्थिति में। सम कैरेक्टर में आल्सो बी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया, क्लास और सोशल वैल्यू। दस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स मेक ए नॉवल मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। अलग अलग तरह के अगर पात्र होते हैं तो किसी भी एक उपन्यास को वो सेंस देते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? बताओ मुझे, साफ साफ बताओ यार, ठीक है।
तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, उससे वीडियो का रीच बढ़ेगा। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मुझे सपोर्ट मिला दोस्तों इस वीडियो में आपकी तरफ से, तो ही मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि टाइम लगता है ना, टाइम लगता है दोस्तों, रिसोर्सेज लगते हैं और मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही लास्ट देखिए, नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा। डायस्पोरा कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं किसी काम के लिए, जैसे कि कमाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, वो उनको कहते हैं डायस्पोरा। तो नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा डील विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु लिव अवे फ्रॉम देयर होमलैंड। जैसे कि भारत के ही लोग हैं, वो कुवैत में रहते हैं, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन में रहते हैं, ठीक है। तो नॉवेल्स ऑफ डायस्पोरा ये क्या दिखाते हैं कि ऐसे लोगों के अनुभव दिखाते हैं जो कि अपने घर को छोड़कर किसी अन्य देश में रहते हैं। दीज नॉवेल्स शो माइग्रेशन, एग्जाइल, डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, मेमोरी एंड सर्च ऑफ फॉर आइडेंटिटी। तो इन उपन्यासों में आपको क्या मिलेगा, किस तरह से उन्होंने घर छोड़ा, क्यों छोड़ा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दूसरे देशों के अंदर दोस्तों उनकी संस्कृति को कहीं ना कहीं खतरा होता है काफ़ी बार, मेमोरी एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, वो दूसरे देशों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे नॉवेल्स में। डायस्पोरिक कैरेक्टर्स ऑफ्टन फील डिवाइडेड बिटवीन 2 वर्ल्ड्स, द कल्चर ऑफ देयर ओरिजिन एंड द कल्चर ऑफ न्यू कंट्री। यानी कि ये जो डायस्पोरा वाले नॉवेल्स होते हैं ना, इसके अंदर कोई भी एक कैरेक्टर है ना, वो 2 स्थिति से गुजर रहा होता है। एक तो अब उसकी मूल संस्कृति होती है जिस देश से वो आया है ना, जैसे कि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, और जैसे कि अमेरिकन कल्चर है, वो 2 कल्चर के बीच गुजर रहा होता है। दे मे फेस रेसिज्म यानी कि उनको नस्लवाद का जो वो है विरोध, वो झेलना पड़ता है। अमेरिका में देखते नहीं क्या रेसिज्म कितना ज़्यादा चलता है, दूसरे देशों को लोगों को परेशान किया जाता है। लोनलीनेस, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स एंड नॉस्टैल्जिया फॉर होम, यानी कि उनको अपने घरों की बचपन की यादें आती हैं, भाषा से संबंधित समस्याएं रहती हैं और अकेलेपन से वो गुजरते हैं। एट द सेम टाइम उस समय दे आल्सो क्रिएट न्यू आइडेंटिटीज़ एंड हाइब्रिड कल्चर। हाइब्रिड कल्चर क्या होता है? जब बहुत सारे कल्चर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक नया कल्चर का निर्माण करते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लोग भी हैं, अफ्रीका के लोग भी हैं, एशिया के लोग भी हैं, तो वो हाइब्रिड कल्चर में जीते हैं सारे पात्र और अपनी पहचान बनाने के लिए वो जूझते रहते हैं। राइटर्स लाइक सलमान रशीदी, भारती मुखर्जी एंड झुम्पा लाहिरी एंड वी.एस. नाइपॉल प्रेजेंट सच एक्सपीरियंसेस इन देयर फिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्होंने कौन से प्रकार के नॉवल लिखे हैं? नॉवेल्स ऑफ द डायस्पोरा। किसने? सलमान रशीदी ने, भारती मुखर्जी, झुम्पा लाहिरी और वी.एस. नाइपॉल। प्रेजेंट सच एक्सपीरियंसेस इन देयर फिक्शंस, दस डायस्पोरा नॉवेल्स एक्सप्लोर बिलोंगिंग, रूटलेसनेस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स फॉर माइग्रेंट्स। यानी कि जो ऐसे लोग जो कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए हैं, वो स्ट्रगल करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, भावनात्मक रूप से भी जूझते रहते हैं, है ना। दूसरे देश में वो अच्छे से सेटल नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने देश की तरफ वापस मुड़ के देखते हैं कि यार कितना अच्छे से रह रहे थे। तो दोस्तों आधा घंटा हो गया मुझे लगातार बोलते हुए, ठीक है। कोई नहीं, मैं आपके लिए मेहनत करूँगा दोस्तों। अगर आपका इतना ही प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट के अंदर, निकलेगा यार, ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, है ना। कुछ भी नेगेटिव मत सोचो आप तो ये विजुलाइज करो कि मैं एग्ज़ाम सेंटर से बहुत खुशी बाहर निकल के आ रही हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ये सोच के आप इस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तो 150 या 200 शब्दों के बीच में आपको इनका आंसर लिखना है। आप देख लो भाई, 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, 20 नंबर का जुगाड़ यहाँ से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको दे देता हूँ। राइट ए कमेंट्री ऑन द सॉन्ग्स इन द नॉवल पराजा। तो पराजा दोस्तों पहले बता देता हूँ, है ना, पराजा नॉवल के बारे में। तो ध्यान दो, लिख भी सकते हो यार, है ना। पराजा एक नॉवल है जो कि उड़ीसा के एक लेखक है, गोपीनाथ मोहंती उड़ीसा के लेखक है। उन्होंने पराजा नाम का एक नॉवल लिखा है। पराजा एक ट्राइबल कम्युनिटी का यानी कि जनजातीय समुदाय का नाम रहता है जो कि उड़ीसा में रहती है। इसमें उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले पराजा ट्राइब के जीवन उनकी गरीबी, है ना, उनका शोषण, संघर्ष को दिखाया गया है। नॉवल का जो केंद्र है दोस्तों एक आदिवासी फैमिली है जो जंगल, जमीन और मेहनत से अपना जीवन चलाता है। लेकिन साहूकार जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, बढ़िया होते हैं, ठीक है, जमींदार और सरकारी व्यवस्था, इनको न्याय नहीं मिल पाता है। जंगल के लोगों को जो न्याय नहीं मिल पाता है पराजा ट्राइब के लोगों को, तो वे धीरे धीरे कर्ज में फंसते चले जाते हैं, बेगार करते हैं। बेगार मतलब दूसरों की ज़मीन पर
ज़बरदस्ती काम करवाना, वो बेकार प्रथा होती हैं। अन्याय के जाल में फंस जाते हैं, उनकी ज़मीन छिनती है, परिवार टूटता है और उनका स्वतंत्र जीवन गुलामी जैसा बन जाता है। तो दोस्तों पराजा नोवेल में क्या मैसेज देना चाहता लेखक? आर्थिक शोषण और सामाजिक अन्याय, यानी कि इकोनॉमिक वे में एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटी का, और सोशल इनजस्टिस होता है। ये इंसान की डिग्निटी यानी कि इंसान की गरिमा, उसके आत्मसम्मान और उसके फ्रीडम को नष्ट कर देते हैं। गरीबी इतनी बुरी चीज़ है। राइट ए कमेंट्री ऑन द सॉन्ग्स इन द नोवेल पराजा। अब हम समझेंगे एक एक बात। तो देखो यहाँ पे पराजा ट्राइब, अब जंगल के अंदर जो लोग रहते हैं ना वो प्रकृति से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, ये तो आपको पता है। वो चाहे मतलब उनके यहाँ पे चाहे बच्चा हो, शादी हो या फिर कोई अन्य त्यौहार हो, मेला हो, उत्सव हो, फेस्टिवल हो, वो गाना गाते हैं। तो वही आपको बताना है। इन गोपीनाथ मोहंती पराजा सॉन्ग्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रेजेंटिंग ट्राइबल लाइफ, इमोशंस एंड कल्चर। तो गोपीनाथ मोहंती के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया पराजा। तो इसके अंदर जो गाने गाए जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। किसमें? जनजातीय जीवन को दिखाने के लिए, उनके इमोशंस यानी कि उनकी भावनाओं को और उनके कल्चर को दिखाने के लिए। द सॉन्ग्स आर नॉट मियरली डेकोरेटिव, वो बनावटी नहीं है मात्र, दे एक्सप्रेस द इनर फीलिंग्स ऑफ द पराजा कम्युनिटी, यानी कि पराजा कम्युनिटी के जो अंदर की भावनाएं हैं लोगों की, वो दिखाने की कोशिश करते हैं गाने। थ्रू सॉन्ग्स द कैरेक्टर शेयर दियर जॉय, सोरो, लव, लेबर एंड सफरिंग। तो गानों के माध्यम से दोस्तों कैरेक्टर हैं अपने खुशी को, आनंद को, दुख को, प्रेम को और अपने मेहनत को और अपने दुखों को बताते हैं गानों के माध्यम से। द सॉन्ग्स कनेक्ट ह्यूमन लाइफ विद नेचर, यानी कि जो गाने हैं दोस्तों वो एक इंसान के जीवन को नेचर से जोड़ देता है। फॉरेस्ट, हिल, रिवर, सीजन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बिकेम पार्ट ऑफ देयर म्यूजिकल एक्सप्रेशन। तो अपने गानों में वो ऋतुओं का वर्णन करते हैं, वो नदियों का और खेती बाड़ी का वर्णन करते हैं। दे शो दैट द पराजा पीपल लाइव क्लोज टू नेचर एंड देयर कल्चर इट कलेक्टिव, ओरल एंड रिदमिक, यानी कि उनका जो कल्चर है कलेक्टिव यानी कि मिलजुल के रहते हैं, ओरल एंड रिदमिक, वो गाना गाते रहते हैं, है ना, प्यार से जीते हैं। सॉन्ग्स आर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वर्क, मैरिज एंड कम्युनिटी गैदरिंग, यानी कि ये गाने कब गाए जाते हैं? जब सारे कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, शादी होती है, काम करते हैं तब। एज द नोवेल मूव्स टुवार्ड्स एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रेजेडी, यानी कि जिस तरह से ये जो पराजा ट्राइब का शोषण जो होता है, इनको परेशान तंग किया जाता है साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, और ये एक दुखद ट्रेजेडी की तरफ आगे बढ़ती है, दुखद हादसे की तरफ। द टोन ऑफ द सॉन्ग्स आल्सो बिकम्स पेनफुल, यानी कि जैसे इनके जीवन में दुख आता है, इनका इकोनॉमिक वे में एक्सप्लॉयटेशन होता है, आर्थिक रूप से शोषण होता है, तब इनके गाने भी दुखी आवाज़ में हो जाते हैं। दे रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ लैंड, फ्रीडम एंड डिग्निटी। गानों में अब दोस्तों उनकी ज़मीन छिनती हुई ये आपको नज़र आएगा, उनका फ्रीडम छिन गया है, उनकी डिग्निटी, आत्मसम्मान चला गया है। द सॉन्ग्स बिकम ए वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस एंड ए रिकॉर्ड ऑफ सफरिंग, यानी कि जो गाने हैं वो दोस्तों प्रतिरोध करने का एक तरीका है ना, और उनके दुख को बताने का तरीका है गाने। इन दिस वे द सॉन्ग्स इन पराजा इनरिच द नोवेल बाय गिविंग ऑथेंटिसिटी टू ट्राइबल कल्चर, दे मेक द नैरेटिव इमोशनल, रियलिस्टिक एंड डीपली रूटेड इन द लाइफ ऑफ द ऑपरेट कम्युनिटी, यानी कि ऑपरेट कम्युनिटी का मतलब वंचित समूह के लोग, दबाए गए लोग, ठीक है। तो उनके जीवन के बारे में ये गाने दिखाते हैं कि क्या चल रहा था उनके जीवन में। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कल्चरल फैब्रिक ऑफ ईबो सोसाइटी एज डेपिक्टेड इन द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। देखो मैंने थिंग्स फॉल अपार्ट आपको बता दिया ना कि चीज़ें बिखरने लग जाती हैं ईबो समाज में। नाइजीरिया देश में ईबो समाज है, तो वहाँ अंग्रेज़ों का आगमन होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, उनके समाज को तोड़ती हैं, उनका धर्म बदलती हैं, वहाँ पर अपने कोर्ट इस्टेब्लिश करती हैं, और वहाँ पर एक कैरेक्टर है ओकोंको, वो बेचारा अपने समाज के रीति रिवाज बचाने के चक्कर में लास्ट में खुद ही मर जाता है। चिन्हो अचीबी के द्वारा लिखा गया। तो डिस्क्राइब द कल्चरल फैब्रिक, तो आपको उस समाज की संस्कृति के बारे में बताना है जो कि वर्णन किया गया, जिसका डेपिक्टेड मतलब जो बताया गया, वर्णन किया गया इस नॉवल में थिंग्स फॉल अपार्ट।
तो इन चिनवा अचीबीज थिंग्स फॉल अपार्ट ईबो सोसाइटी इज शोन एज रिच ऑर्गेनाइज्ड एंड डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन, यानी कि काफ़ी समृद्ध परंपराएं थी, काफ़ी रीति रिवाज से इनके और व्यवस्थित एक समाज था। इट्स कल्चरल फैब्रिक, यानी कि इनका जो सांस्कृतिक ताना बाना है, इज़ मेड ऑफ कस्टम्स, रिलीजन, फैमिली वैल्यूज़, फेस्टिवल, ओरल स्टोरीज एंड सोशल रूल्स। यानी कि नाइजीरिया के अंदर जो ईबो समाज है ना दोस्तों, ईबो समाज, उनकी संस्कृति काफ़ी विशिष्ट थी, अलग थी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रीति रिवाज थे, धर्म थे, है ना। परिवार के कुछ मूल्य थे कि संगठित रहना है, यूनाइट रहना है, ईमानदार रहना है, सच बोलना है। फेस्टिवल से ओरल स्टोरीज, यानी कि मौखिक कहानियाँ थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती थी। सोशल रूल्स भी थे। आगे चलते हैं। द ईबो पीपुल बिलीव इन मैनी गॉड्स, काफ़ी सारे भगवानों में विश्वास रखते थे। एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, यानी कि पूर्वजों की आत्माओं में। एंड द पावर ऑफ चाई, पावर ऑफ चाई यानी कि पावर ऑफ चाई मतलब चाई इनका एक व्यक्तिगत भगवान था, एक भगवान था इनका। दे रिस्पेक्ट ऑरेकल्स, प्रिस्ट एंड रिचुअल्स, यानी कि ये जितने भी रीति रिवाज होते थे, पुजारी होते थे और धार्मिक गुरु इनका सम्मान करते थे। फेस्टिवल्स लाइक द फीस्ट ऑफ न्यू यम शो दियर एग्रीकल्चरल लाइफ, यानी कि इनके यहाँ पर दोस्तों एक त्यौहार था न्यू यम शो, न्यू यम, ठीक है। द फीस्ट ऑफ न्यू यम, जिनके अंदर ये प्रार्थना की जाती थी कि इस साल फसल अच्छी होगी। एंड कम्युनिटी स्पिरिट को दिखाता है ये। मैरिज कस्टम्स, ब्राइड प्राइस, रेसलिंग मैचेस एंड टाइटल टेकिंग रिफ्लेक्ट दियर सोशल ऑर्डर, यानी कि जिसके पास में शक्ति होती थी, उसी के पास में संसाधन होते थे, उसकी बढ़िया शादी होती थी, है ना। यहाँ पे रेसलिंग के मैच भी होते थे। फैमिली एंड क्लैन आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो परिवार है और वंश काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। एल्डर्स आर रिस्पेक्टेड, बड़ों का मान सम्मान होता था। एंड डिसीजन आर ऑफ्टन टेक कलेक्टिवली, यानी कि सामूहिक रूप से, यानी कि मिलजुल करके निर्णय लिए जाते थे। प्रोवर्ब्स, फोकटेल्स एंड सॉन्ग्स आर यूज टू टीच विजडम एंड प्रिजर्व ट्रेडिशंस, यानी कि कहावतें, लोकोक्तियाँ और पुरानी कहानियों के माध्यम से यहाँ पर पुराने ज्ञान को संरक्षित किया गया था। जस्टिस इज गिवन थ्रू विलेज असेंबलीज एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स कॉल्ड एगवुगो। तो दोस्तों जिस तरह से हरियाणा के अंदर खाप पंचायतें होती हैं, बड़े बुजुर्ग ही गाँव से संबंधित निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, यहाँ पर ईबो समाज में भी गाँव में असेंबलियाँ हुआ करती थी, है ना। तो वो ही डिसीजन लेती थी, जस्टिस करती थी। एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, यानी कि पूर्वजों की जो आत्माएं, उनको क्या कहा जाता? ईगवू गुवो। अचीवी शोज वीकनेस इन ईबो कल्चर, ईबो संस्कृति में कमजोरियाँ भी थी, सच एज स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स एंड हार्श पनिशमेंट। कोई गलती कर देता था उसको बहुत बुरी सज़ा मिलती थी यहाँ पे। और दोस्तों महिला और पुरुष के कुछ काम यहाँ पे पहले से डिसाइड थे कि महिला सिर्फ घर परिवार का ही काम संभालेगी। स्टिल द नोवेल रिप्रेजेंट्स ईबो सोसाइटी एज ए कंप्लीट सिविलाइजेशन बिफोर द कॉलोनियल इंटरफेस, यानी कि उपनिवेशवाद से पहले दोस्तों जो ईबो समाज था वो एक पूरी सभ्यता को दिखाता है। 10 थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट्स ईबो कल्चर एज कॉम्प्लेक्स, लिविंग एंड मीनिंगफुल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो उपन्यास है उसके अंदर जो संस्कृति दिखाई गई है वो काफ़ी जटिल है, क्योंकि महिलाओं के कुछ काम है, बच्चों के कुछ काम है ना, यहाँ पे रीति रिवाज है, धर्म है, यहाँ पे देवी देवता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। लिविंग ए मीनिंगफुल सेंस निकलता है इस सोसाइटी का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट? तो मैंने क्या कहा था, थिंग्स फॉल अपार्ट इसका मतलब है चीज़ें बिखर गई, यानी कि उनका समाज बिखर गया। जैसे ही यहाँ पर यूरोपीय लोग आए, ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर। द टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो टाइटल है ना उपन्यास का टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिकॉज इट शोज, क्योंकि ये दिखाता है द ब्रेक डाउन ऑफ ईबो सोसाइटी, कि किस तरह से नाइजीरिया का जो ईबो समाज है वो टूटता है। एंड ओकोंकोज पर्सनल वर्ल्ड, तो ओकोंको एक बहुत बड़ा नेता होता है, यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश करता है, तो उसका जो पर्सनल वर्ल्ड है वो भी बिखर जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं। द टाइटल इज़ टेकन फ्रॉम द W.B. यीट्स पोएम। तो दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है, इनकी काफ़ी सारे पोएम्स हैं, है ना। ये पोइट है, कवि हैं W.B. यीट्स, उनकी कविताओं से लिया गया है ये टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट। द सेकंड कमिंग वेयर द लाइन सजेस्ट डिसऑर्डर, कोलैप्स एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। तो अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ये लाइन है हमें बताती है कि किस तरह से व्यवस्था बिगड़ गई, कोलैप्स हो गया, सारा सिस्टम गिर गया, तहस नहस हो गया और नियंत्रण से बाहर चला गया। ईबो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके नेताओं के नियंत्रण से बाहर चली गई। इन द नोवेल थिंग्स बिगेन टू फॉल अपार्ट व्हेन ब्रिटिश कॉलोनिज्म
एंड क्रिश्चियनिटी एंटर ईबो सोसाइटी। तो दोस्तों ईबो समाज में किस तरह से व्यवस्थाएं बिखरती हैं, चीज़ें बिखरती हैं, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आगमन होता है और ईसाईयत धर्म का आगमन होता है। ओल्ड कस्टम्स यानी कि पुराने रीति रिवाज, रिलीजन यानी कि धर्म, जस्टिस सिस्टम एंड क्लेन यूनिटी यानी कि जो उनकी वंश की एकता थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई। मैनी पीपुल एक्सेप्ट द न्यू फेथ यानी कि कई लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया, नई आस्था को अपना लिया। एंड द ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ एल्डर्स एंड गॉड्स इज चैलेंज यानी कि जो मानते थे वो देवी देवताओं को वो भी नहीं मानते थे अब, और जो पुराने लोगों की रिस्पेक्ट होती थी वो भी कम हो गई। द टाइटल आल्सो रिफ्लेक्ट्स ओकोंको ट्रेजिडी, ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग बट रिजिड मैन। ओकोंको एक ऐसा पात्र होता है दोस्तों जो कि बहुत कठोर होता है, नई जो व्यवस्थाएं होती है उनको वो स्वीकार नहीं कर पाता, समय के साथ बदलता नहीं है, वो बहुत कठोर होता है, रिजिड होता है। हु कैनॉट एडजस्ट टू चेंज यानी कि ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता है। एज ही सोसाइटी चेंजेस यानी कि जिस तरह से उसका जो समाज में परिवर्तन होता है, हिज आइडेंटिटी उसकी पहचान और उसका सम्मान, एंड कॉन्फिडेंस कोलैप्स तो उसका सम्मान, उसका विश्वास, उसकी पहचान तहस नहस हो जाती है। फाइनली हिज सुसाइड शोज कंप्लीट पर्सनल डिफीट यानी कि जिस तरह से ओकोंको लास्ट में दोस्तों फांसी लगा लेता है और मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, वो हमें क्या बताता है कि भाई पर्सनल डिफीट, उसकी व्यक्तिगत हार थी, वो कुछ भी नहीं कर पाया अपनी सोसाइटी के लिए अंत में। दस द टाइटल रिप्रेजेंट्स बोथ सोशल डिसइंटीग्रेशन यानी कि सामाजिक रूप से टूट जाता है, सामाजिक रूप से टूट जाता है समाज, एंड इंडिविजुअल ट्रेजेडी यानी कि ओकोंको है वो भी ख़त्म हो जाता है, ये इंडिविजुअल ट्रेजेडी कहा जाएगा, एक व्यक्ति है वो ख़त्म हो जाता है। इट परफेक्टली एक्सप्रेसेस ये पूर्णतः है, ये दिखाने की कोशिश करता है द नोवेल्स सेंट्रल थीम द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रेडिशनल कल्चर अंडर कॉलोनियल प्रेशर कि उपनिवेशवाद के दबाव के कारण नाइजीरिया का ईबो समाज का जो कल्चर है वो बिखर जाता है। ये सब लिखना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ फार इज पराजा सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग ट्राइबल लाइफ। तो किस तरह से जो पराजा उपन्यास है वो जनजातीय जीवन को अच्छे से दिखा पाता है, वो आपको बताना है। तो पराजा उपन्यास किसने लिखा बोलो? ओडिया लेखक, उड़ीसा के लेखक थे, क्या नाम था उनका? गोपीनाथ मोहंती। तो गोपीनाथ मोहंती या मोहंती बोल दो। पराजा इज हाईली सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग ट्राइबल लाइफ। द नोवेल रिप्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ द पराजा ट्राइब ऑफ ओडिशा विद रियलिज्म, सिंपैथी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये जो उपन्यास है ये दिखाता है पराजा जनजाति के जीवन के बारे में जो कि उड़ीसा में रहती है, विद रियलिज्म यानी कि सच्चाई के साथ, सिंपैथी, सिंपैथी यानी कि लेखक उनकी भावनाओं को, दुखों को समझता है, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। इट शोज दियर सिंपल लिविंग, क्लोजनेस टू नेचर, डिपेंडेंस ऑन लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तो जो पराजा ट्राइब है जो उड़ीसा में रहती है वो प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई है ना, ज़मीन पर निर्भर है वो, और फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, जंगल से और कृषि से जुड़ी हुई है। द नोवेल डिस्क्राइब्स दियर फेस्टिवल, सॉन्ग्स, डांसेस, मैरिज, कस्टम्स, फैमिली रिलेशंस एंड कम्युनिटी लाइफ। तो ये नोवेल है, ये वर्णन करता है, बताता है उनके त्यौहार, उनके गाने, उनके नृत्य, उनकी शादियों में रीति रिवाज और फैमिली रिलेशंस को बताता है और कम्युनिटी लाइफ को बताता है, सामुदायिक जीवन के बारे में बताता है। दियर कल्चर इज़ ओरल, कलेक्टिव एंड कनेक्टेड विद द नेचुरल सराउंडिंग। उनका जो संस्कृति है ना उसके अंदर कुछ ओरल स्टोरीज चलती हैं, नैतिक कहानियाँ नहीं रहती जैसे रामायण की, महाभारत की नैतिक कहानियाँ हैं। कलेक्टिव मतलब सारे लोगों की में एक यूनिटी रहती है और कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, मिलजुल कर डिसीजन लिए जाते हैं। मोहंती आल्सो शोज दियर इनोसेंस, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद द लैंड। यानी कि जो गोपीनाथ मोहंती है वो दिखाते कि पराजा ट्राइब के जितने भी लोग हैं बहुत भोले भाले हैं, ईमानदार हैं और बहुत ही भावनात्मक रूप से मजबूती से जुड़े हुए हैं ज़मीन के साथ। यानी कि ज़मीन छिन गई तो सब कुछ छिन गया उनका, ज़मीन है तो प्राउड फील करते थे। एट द सेम टाइम पराजा डज नॉट रोमांटिसाइज ट्राइबल लाइफ। यानी कि पराजा उपन्यास के अंदर रोमांटिसाइज नहीं किया गया ट्राइबल लाइफ को, क्योंकि ट्राइबल लाइफ में बहुत दुख भी है। आपको अच्छा लगता है कि नेचर के साथ जुड़े तो हैं लेकिन उनके अलग ही दुख हैं। इट प्रेजेंट्स पावर्टी, इलिटरेसी, डेप्थ, एक्सप्लॉयटेशन एंड हेल्पलेसनेस। यानी कि पराजा उपन्यास के अंदर गरीबी भी है, वहाँ के लोग अनपढ़ भी हैं, कर्जा है उनको, उनका शोषण हो रहा है और
उनकी कोई सहायता भी नहीं कर रहा है। द साहूकार फॉरेस्ट ऑफिशियल्स यानी कि वन के अधिकारी, साहूकार एंड लीगल सिस्टम यानी कि जो न्याय व्यवस्था है वो भी दोस्तों साथ नहीं देती है। जैसे सुक्रुजानी, सुक्रुजानी एक कैरेक्टर है, एंड हिज फैमिली, सुक्रुजानी और उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता है। देयर लैंड एंड डिग्निटी आर टेकन अवे, तो सुक्रुजानी के जो परिवार की जो ज़मीन है वो भी ले ली जाती है साहूकारों के द्वारा। दस पराजा सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स ट्राइबल लाइफ बाई शोइंग बोथ इट्स ब्यूटी एंड सफरिंग। तो एक तरफ तो पराजा नॉवल में लेखक ने प्रकृति की सुंदरता भी दिखाई है और उनके दुखों को भी बताया है। इट बिकम्स ए पावरफुल नॉवल ऑफ ट्राइबल कल्चर, एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन ट्रेजेडी। तो एक मानवीय हादसे की तरह भी दिखाया गया है, शोषण दिखाया गया है और वहाँ की जनजातीय संस्कृति को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एनालाइज द एंडिंग ऑफ द अवेकनिंग। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ प्लस में पॉइंट लिखने, कुछ माइनस में पॉइंट लिखने, फिर एक बैलेंस आंसर आपको लिखना है। तो अवेकनिंग में आपको बता चुका हूँ दोस्तों, नहीं बताया क्या अभी? चलो मैं बता देता हूँ यार। द अवेकनिंग किसने लिखा? कैट चोपिन। कैट चोपिन एक अमेरिकन ऑथर थी, अमेरिका की एक लेखिका थी कैट चोपिन, उनका है ये द अवेकनिंग उपन्यास। अवेकनिंग का मतलब जागना। किससे जागना? नींद से नहीं। एक महिला को अपने कर्तव्य, अपना फ्रीडम दिखने लगता है, वो अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करती है। तो द अवेकनिंग ये जो नॉवल है वो अमेरिकन ऑथर कैट चोपिन के द्वारा लिखा गया, बहुत फेमस नॉवल है। मैंने तो अमेज़न पे देखा है इसको, मैं मंगाऊंगा, मैं खुद पढ़ूंगा इसको। इसमें एडना पोंटलियर नाम की एक मैरिड एक वोमेन है, एडना पोंटलियर नाम की एक विवाहित स्त्री की कहानी है जो समाज, विवाह और अच्छी पत्नी या अच्छी माँ की परंपरागत भूमिका से बाहर अपनी स्वतंत्र पहचान खोजने की कोशिश करती है। यानी कि एक लड़की एडना पोंटलियर PONTELLIER, एडना पोंटलियर नाम की एक मैरिड लड़की है दोस्तों, है ना। वो तंग हो जाती है सोसाइटी से, रिलीजन से, अपने पति से भी तंग हो जाती है वो, क्योंकि सब उससे एक्सपेक्ट करते कि तुम तो अब बच्चों को पालोगी पोसोगी, पति की सेवा करोगी और मर जाओगी एक दिन खाना बनाते बनाते। वो इन सब से बाहर निकलना चाहती है, वो अपनी एक खुद की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना चाहती है, स्वतंत्र पहचान। एडना शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। एडना पोंटलियर शादीशुदा है दोस्तों, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो महसूस करती है कि उसका जीवन केवल पति, बच्चों और समाज की अपेक्षाओं तक सीमित हो गया है। यानी कि वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को निभाते निभाते ही परेशान हो गई। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं, भावनाओं और स्वतंत्रता को पहचानती है। वह आर्ट में डूब जाती है। वो दोस्तों वो अफेयर भी रखती है, फिर प्रेम भी करती है और अकेले निर्णय लेने के माध्यम से अपनी अलग पहचान वो बनाना चाहती है। लेकिन उस समय का समाज स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता है। ये सब बताया गया है द अवेकनिंग नॉवल में। तो द एंडिंग, इसका अंत कैसे हुआ वो हम देखते हैं इस नॉवल का। द एंडिंग ऑफ कैट चोपिन्स द अवेकनिंग इज बोथ ट्रेजिक एंड मीनिंगफुल, यानी कि बहुत ही दुखमय भी है और एक प्रकार का अर्थ भी निकलता है इसके अंत में। नॉवल का जब अंत होता है तो एडना पोंटलियर वॉक्स इनटू द सी, समुद्र के अंदर वो चलने लगती है एडना पोंटलियर, एंड ड्रॉन्स हर सेल्फ, अपने आप को डुबा देती है समुद्र में अंत में। दिस एक्ट कैन बी सीन एज हर फाइनल अटेम्प्ट टू एस्केप द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिज, मदरहुड एंड सोसाइटी। ये उसका अंतिम रूप से दोस्तों एक कदम, एक खतरनाक कदम उसने उठाया कि उस समुद्र के अंदर खुद को डुबा देती, क्योंकि वो शादी के और ये मदरहुड यानी कि माता बनने की जो अपेक्षाएं, उम्मीदें रखती है सोसाइटी, उन सब से वो परेशान हो गई थी, तरह तरह के रेस्ट्रिक्शन थे और अंत में समुद्र में डूब जाती है। थ्रू आउट द नॉवल एडना सर्चेज फॉर फ्रीडम, लव एंड सेल्फ आइडेंटिटी। वो प्यार को खोजती है दोस्तों। कौन? एडना पोंटलियर, क्योंकि उसका पति बहुत बुरी तरीके से उससे बर्ताव करता है, प्यार से उसको बातें करता नहीं है, तो वो प्यार को खोजती है और वो प्यार कर भी बैठती है, अपनी पहचान को बनाने की कोशिश करती है। वो आर्ट भी सीखती है, वो गाना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी, पियानो बजाना भी सीखती है वो। बट सोसाइटी गिव्स हर नो रियल स्पेस टू लिव एज इंडिपेंडेंट वुमेन, यानी कि उसका जो समाज है वो उसको कोई स्पेस नहीं देता है कि वो एक स्वतंत्र महिला के रूप में जिए। रॉबर्ट्स डिपार्चर एंड हर इनएबिलिटी टू रिजेक्ट सोशल ड्यूटीज कंप्लीटली मेक हर फील ट्रैप्ड। तो रॉबर्ट चला जाता है उसके जीवन से,
और वो फिर भी समाज की जो उम्मीदें हैं वो निभाती रहती हैं और खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। द सी जो समुद्र है विच अर्लियर सिम्बोलाइज्ड अवेकनिंग एंड फ्रीडम, समुद्र किस बात का प्रतीक है दोस्तों कि कैट चोपिन है, जाग चुकी है, अब वो फ्रीडम को बताता है समुद्र। फाइनली बिकम्स द प्लेस ऑफ हर डेथ। क्रिटिकली द एंडिंग मे बी रीड इन टू वेज, दो तरीके से हम इसकी आलोचना कर सकते हैं इसके अंत को। इट इज़ ए डिफीट बिकॉज एडना कैन नॉट सर्वाइव इन ए पेट्रियार्कल वर्ल्ड, यानी कि एक तरफ तो हम एडना पॉइंटलियर की बहुत बड़ी हार कह सकते हैं कि वो इस पुरुष प्रधान वाले समाज में, पेट्रियार्कल वर्ल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर सकी, वो थक गई इन डिस्ट्रक्शन से, तो वो डूब जाती है। बट इट इज़ आल्सो एन असर्शन ऑफ चॉइस, लेकिन एक दूसरी तरफ वो उसकी पसंद को भी बताती है। बिकॉज सी रिफ्यूजेज टू रिटर्न टू ए फॉल्स लाइफ, लेकिन वो गलत ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी वापस। दस द एंडिंग शोज बोथ लिबरेशन, तो इसका जो अंत है वो एक आज़ादी हमेशा के लिए, एंड ट्रेजेडी एक प्रकार का हादसा भी थी कि वो समुद्र में डूब गई। इट एक्सपोजेज द पेनफुल लिमिट्स प्लेस्ड ऑन वुमेन इन 19th सेंचुरी सोसाइटी, यानी कि 19वीं शताब्दी के समाज में महिला पर तरह तरह की जिम्मेदारियां लाद दी जाती थी, महिला अपने लाइफ को जी नहीं पाती थी अच्छे से। अब दोस्तों 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए और हर सेक्शन में आपको सवाल कर लें। कुल टोटल आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, हर सेक्शन से क्वेश्चन करेंगे आप। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कम से कम, ठीक है। मैंने सारे ही बता दिए, एक एक करके देख लेते हैं। 20-20 नंबर के, मतलब 60 नंबर का जुगाड़ हो सकता है यहाँ पे। अरे 60 ना भी आए तो दोस्तों, अगर आप मानो कि आपके मान लो 12 नंबर भी आ रहे हैं मरी से मरी हालत में, तो 12-3-36 तो ये हो गए, पास तो इन्हीं में हो जाओगे आप, है ना। तो दोस्तों सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके आउटकम्स आता है, रिजल्ट आता है। एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज ऑफ वर्ब इन द थिंग्स फॉल अपार्ट। देखो आंसर पढ़ो सबसे पहले। इन थिंग्स फॉल अपार्ट चिन्वा अचीबीज यूज ऑफ वर्ब्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। जितने भी यहाँ पे शब्द यूज किए गए उनका क्या महत्व वही बताना आपको। बिकॉज वर्ब्स गिव एनर्जी, मोमेंट एंड कल्चरल फोर्स टू नॉवल। अचीबीज लैंग्वेज इज सिंपल, डायरेक्ट एंड एक्शन बेस्ड। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको बताना है कि थिंग्स फॉल अपार्ट में जो भाषा है उसका क्या महत्व है। कुछ शब्द, कुछ वर्ब ऐसे यूज किए गए जो कि सिंबल का काम कर रहे हैं, किसी गहरे अर्थ को बता रहे हैं, वही सब लिखना है। कैसी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई वो बता दो आप। अचीबीज लैंग्वेज इज सिंपल, डायरेक्ट एंड एक्शन बेस्ड। थ्रू स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ही प्रेजेंट्स इबो लाइफ एज एक्टिव, डिसिप्लिन्ड एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। तो अपने शब्दों के माध्यम से जो लेखक है चिन्वा अचीबी, वो बताता है कि इबो लाइफ के लोग एक्टिव थे, अनुशासित थे और स्ट्रगल करते थे। फर्स्ट वर्ब शो अकोंकोस कैरेक्टर, ही इज ए मैन ऑफ एक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। वर्ड्स लाइक वर्कड, fought, ruled, struck and conquered suggest his aggressive nature। तो ओकोंको बहुत ही बहादुर योद्धा था, मेहनती था, साहसी था, करेजियस था। तो उसके लिए ये वर्ब यूज की गई हैं, वर्कड, फोर्ट, रूल्ड, स्ट्रक एंड कन्क्यूर्ड। फॉर एग्जाम्पल ओकोंको वर्कड डेली ऑन हिज फार्म्स। तो ओकोंको नामक एक जो नेता होता वहाँ का इबो सोसाइटी का, वो डेली अपने खेतों पे काम करता है। एंड बिकेम फेमस बाई थ्रोविंग एमिलिंज द केट। सच वर्ब्स शो हिज हार्ड वर्क एंड एम्बिशंस एंड मस्कुलाइन प्राइड। यानी कि पहले के कबीलाई समाज में दोस्तों कोई बड़ा जानवर मार देता था या बड़े जानवर को भगा देता था, उसी को महान माना जाता था। तो इसमें इतनी क्षमता थी। Second verbs describe the rhythm of tribal life. The Igbo people plant, harvest, wrestle, dance, sing, worship and judge। तो इबो सोसाइटी में प्रत्येक लोगों की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ थी। कुछ लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए थे, कुछ रेसलिंग करते थे, कुछ डांस करते थे, कुछ गाना गाते थे, कुछ पूजा करते थे। These action verbs show that their society is not passive or primitive, it is organized and living। तो ये हमें दिखाता है कि इबो सोसाइटी के लोग एक्टिव थे, वो कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे और व्यवस्थित तरीके से जीते थे, मीनिंग था उनकी लाइफ का। थर्ड, अचीबी यूजेज वर्ब्स टू शो वायलेंस एंड फियर। तो कुछ वर्ब्स को यूज़ किया है अचीबी ने वायलेंस और फियर को दिखाने के लिए। ओकोंको ऑफ्टन बीट्स। देखो कुछ ऐसी वर्ब हैं दोस्तों, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे कि बीट्स
threatens and kills. These verbs reveal his inner security, इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा को दिखाती हैं ये क्रियाएं, एंड फियर ऑफ बिकमिंग लाइक हिज फादर यूनोका। ओकोंको का फादर का नाम क्या था? यूनोका। तो दोस्तों यूनोका एक ऐसा आदमी था, उनके पिता, जो कि थोड़ा डरते थे। हिज वॉयलेंट एक्शंस फाइनली लीड टू हिज डाउनफॉल। तो कुल मिला के ओकोंको है वो समाज के लिए लड़ता है, वॉयलेंट एग्रेसिव होता है, अंत में उसी का खात्मा हो जाता है क्योंकि वो बहुत रिजिड कठोर होता है, नए जमाने के अनुसार वो चलना नहीं चाहता था। फोर्थ वर्ब्स एक्सप्रेस कॉलोनियल डिसेप्शन व्हेन मिशनरीज कम बिल्ड कन्वर्ट एंड डिवाइड द क्लेन। तो कुछ ऐसे शब्द जो कि बताते हैं कि किस तरह से जो कॉलोनियल पावर थी, उपनिवेशवादी शक्तियां थी, जैसे कि अंग्रेज, स्पेनिश, है ना, ये सब इन्होंने क्या किया, वो आए यहाँ पर, उन्होंने अपने कॉलोनियाँ बनाई, बिल्ड मतलब बनाना, कन्वर्ट किया लोगों को ईसाई धर्म में और वो लोगों को बांट दिया। द क्लेन द ओल्ड ऑर्डर बिगिन टू ब्रेक, यानी कि जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, पुराने वंश से वो बिखरने लगे। दीज वर्ब शो हाउ कॉलोनियल पावर स्लोली डिस्ट्रॉय ईबो यूनिटी। किस तरह से ये क्रियाएं या वर्ब्स दिखाती है हमें किस तरह से कॉलोनियल पावर ने ईबो समाज की एकता को तोड़ दिया। 10 वर्ब्स इन द नॉवल आर नॉट मेयरली ग्रामेटिकल एलिमेंट। ये जो क्रियाएं हैं ना, ये जो वर्ब हैं दोस्तों, ये सिर्फ हमें यही नहीं दिखाती कि ग्रामेटिकली रूप से किस तरह से यूज की गई हैं, ये हमें कैरेक्टर को दिखाती है, उनके संस्कृति को, उनके संघर्ष को और उनके हादसे को दिखाती है। थ्रू पावरफुल वर्ब्स अचीवी मेक्स द फॉल ऑफ ओकोंको एंड ईबो सोसाइटी मोर ड्रामेटिक एंड मीनिंगफुल। इन क्रियाओं के माध्यम से ही दोस्तों जान में जान आती है, द थिंग्स फॉल अपार्ट में, ठीक है, और ये ड्रामेटिक लगता है और मीनिंगफुल लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल थीम बेस्ड नॉवेल्स? कंपेयर इट विद एन एग्जांपल फ्रॉम एनी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड नॉवल फ्रॉम योर कोर्स। आपके कोर्स में जितने भी दोस्तों नॉवेल्स दिए गए हैं, आपको एक एग्जाम्पल वहाँ से उठाना है और आपको अंतर बताना है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल नॉवेल्स के अंदर। तो ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल थीम बेस्ड नॉवेल्स डिफर मेनली इन दियर सब्जेक्ट मैटर, यानी कि उनके अंदर क्या कंटेंट लिखा हो उसके आधार पर जनजातीय और गैर जनजातीय थीम आधारित उपन्यासों को बांटा जाता है। सोशल सेटिंग्स यानी कि उनका सामाजिक परिवेश कैसा है, कल्चर, कन्फ्लिक्ट एंड वर्ल्ड व्यू। ए ट्राइबल नॉवेल्स प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, दियर रिलेशनशिप विद लैंड, फॉरेस्ट, नेचर, कस्टम्स, सॉन्ग्स, रिचुअल्स एंड एक्सप्लोटेशंस। तो ट्राइबल उपन्यास में क्या दिखाया जाता है? जनजातीय समुदाय का जीवन, उनके ज़मीन के साथ रिश्ते, उनके जंगल, प्रकृति, उनके रीति रिवाज, गाने, ये सब। ए नॉन ट्राइबल नॉवेल्स जनरली डील्स विद अर्बन, मिडिल क्लास, कॉलोनियल, सोशल, साइकोलॉजिकल और डोमेस्टिक इश्यूज़। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन ट्राइबल नॉवल यानी कि गैर जनजातीय उपन्यास क्या होते हैं, जिसमें शहरी ज़िंदगी को दिखाया जाता है, मिडिल क्लास को, मध्यवर्गीय वर्ग को दिखाया जाता है, कॉलोनियल, सोशल, उनके समाज को और उनके मन की स्थिति को, और शहरों में संस्कृति जो होती है उसके बारे में बताया जाता है, और उनके घरेलू मुद्दों के बारे में। इन ए ट्राइबल नॉवल कम्युनिटी लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल एम्बिशंस, यानी कि एक जनजातीय उपन्यास में समाज की जो जिंदगी रहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एक इंडिविजुअल की इच्छाओं से ज़्यादा। नेचर इज़ नॉट ओनली बैकग्राउंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। नेचर सिर्फ बैकग्राउंड ही नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा है। लैंड किसमें? ट्राइबल नॉवेल्स में। लैंड, फॉरेस्ट एंड हिल्स आर कनेक्टेड विद आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल। जो जंगल है, पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, वन है, ज़मीन है, वो उनकी पहचान से जुड़े हुए हैं और सर्वाइवल के लिए साधन भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गोपीनाथ मोहंटीज पराजा, द पराजा ट्राइब lives close to nature. Their songs, festivals, labor and family relations show a collective culture. The main conflict comes from outsider, यानी कि संघर्ष बाहर से आता है इबो समाज में, पराजा ट्राइब के बाहर से आता है। सच एज मनी लेंडर्स, जो पैसा देते हैं कर्ज पे, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड द लीगल सिस्टम, ये उनको परेशान कर देते हैं। सुक्रुजनी एंड हिज फैमिली लूज लैंड, सुक्रुजनी एंड हिज फैमिली लूज लैंड, यानी कि अपनी ज़मीनों को खो देते हैं सुक्रुजनी, जो कि पराजा ट्राइब के एक मेंबर रहते हैं, क्योंकि वो कर्जे में फंस जाते हैं, साहूकार उनके ज़मीन को ही रख लेते हैं जब वो ब्याज नहीं दे पाते तो। एंड फ्रीडम बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन नॉन ट्राइबल नॉवेल्स। अब बात कर लेते हैं गैर जनजातीय उपन्यासों की। द फोकस इज ऑफ्टन ऑन इंडिविजुअल स्ट्रगल
तो यहाँ पर समाज से ज़्यादा एक व्यक्तिगत संघर्ष पर ज़्यादा जोर होता है नॉन ट्राइबल नॉवेल्स में। सोशल स्टेटस की बात की जाएगी, मैरिज, मॉरलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वर्ग संघर्ष की बात की जाएगी कि अमीर है वो मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, ये होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और साइकोलॉजिकल अवेकनिंग, फॉर एग्जाम्पल कैट चॉपिन्स द अवेकनिंग प्रेजेंट्स एडना पोंटिलियर इनर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम विद इन मैरिज एंड पेट्रियार्किकल सोसाइटी। तो जो केट चोपिन के द्वारा लिखा गया उपन्यास है द अवेकनिंग, ये एग्जाम्पल है किसका? नॉन ट्राइबल नॉवेल्स का, क्योंकि इसके अंदर एक कैरेक्टर है एडना पोंटिलियर, उसके आंतरिक संघर्ष को दिखाया गया है कि वो स्वतंत्रता चाहती है शादी के बाद में और पितृसत्तात्मक समाज को तोड़ना चाहती है, वो छोड़ना चाहती है, सॉरी। हियर द मैन इशू इज़ नॉट लैंड ऑन ट्राइबल सर्वाइवल बट फीमेल आइडेंटिटी एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों यहाँ पर केट चोपिन के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है, इसके अंदर कोई जंगल की, ज़मीन की, है ना, इनकी बातें नहीं की जाएगी। बातें होंगी एक महिला के पहचान की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने की। दस पराजा शोज ट्राइबल लाइफ एज कलेक्टिव नेचर बेस्ड एंड एक्सप्लोइटेड बाई आउटसाइडेड फोर्सेस, यानी कि बाहर की जो शक्ति हैं वही परेशान करती हैं पराजा ट्राइब को, जैसे कि साहूकार, महाजन, जमींदार और न्याय व्यवस्था, ये आउटसाइड फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। वाइल द अवेकनिंग शोज ए नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल एंड जेंडर बेस्ड कन्फ्लिक्ट। आगे चलते हैं। ट्राइबल नॉवेल्स हाईलाइट कल्चरल सर्वाइवल एंड सोशल ऑपरेशंस। तो जनजातीय जो उपन्यास हैं दोस्तों, इसके अंदर सांस्कृतिक रूप से दिखाया जाता है कि किस तरह से कुछ बाहर के लोग उनकी संस्कृति को प्रभावित करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। नॉन ट्राइबल नॉवेल्स ऑफ्टन हाईलाइट्स पर्सनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। लेकिन जो गैर जनजातीय उपन्यास होते हैं इसके अंदर व्यक्तिगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष को दिखाया जाता है। बट बोथ टाइप्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे एक्सपांड द स्कोप ऑफ द नॉवल एंड गिव वॉइस ए डिफरेंट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अलग अलग मानव के जो अनुभव हैं वो दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया जाता है दोनों ही प्रकार के नॉवेल्स में। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, कितने क्वेश्चन हैं? हाँ भाई 10 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है ना। पढ़ लेते हैं फटाफट से। कैन द सबाल्टन स्पीक? तो सबाल्टन क्या बोलते हैं? डिस्कस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द नोवेल पराजा। पराजा के अंदर क्या दिखाया गया है? सबाल्टन की आवाज़ तो दिखाई गई है, किस तरह से जो गरीब लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं दोस्तों, उनकी ज़मीन छीन ली जाती है महाजनों, साहूकारों के द्वारा, है ना। उनके फैमिली मेम्बर को ही परेशान किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा। द क्वेश्चन कैन द सबाल्टन स्पीक, इसका मतलब है कैन ऑपरेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपुल, कि जो दबाए गए लोग हैं, जो वंचित समूह के लोग हैं, क्या वो अपने दुखों को, अपनी पहचान को, अपने प्रतिरोध को समाज में व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इन गोपीनाथ मोहंती पराजा द ट्राइबल पीपुल आर सबाल्टन बिकॉज दे आर पुअर इलिटरेट एंड एक्सप्लॉइटेड बाई मनी लेंडर्स, ऑफिशियल्स एंड द लीगल सिस्टम। गोपीनाथ मोहंती का जो उपन्यास है पराजा, इसमें जो जनजातीय समूह है दोस्तों वो सबाल्टन कहलाते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, वो अनपढ़ हैं और उधार देने वालों के द्वारा वो सताए गए हैं, और लीगल सिस्टम जो न्याय की व्यवस्था वो भी उनके खिलाफ ही काम करती है। इन द नॉवल सुक्रुजनी एंड हिज फैमिली रिप्रेजेंट द पराजा ट्राइब, दियर लाइफ इज सिंपल, नेचर बेस्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड। तो सुक्रुजनी और उसका जो परिवार है वही प्रतिनिधित्व करता, वही दिखाता है पराजा ट्राइब को, है ना, कि कैसे वो लोग जीते थे। दियर लाइफ इज सिंपल, उनका जीवन साधारण था, प्रकृति आधारित था और कम्युनिटी सेंटर्ड था, यानी कि कम्युनिटी लेवल पे डिसीजन होते थे। दे डिपेंड ऑन लैंड, फॉरेस्ट एंड लेबर फॉर सर्वाइवल, वो मजदूरी करते थे और जंगलों पे और ज़मीन पे डिपेंडेंट रहते। दियर सॉन्ग्स, फेस्टिवल एंड कस्टम शोज दैट दे हैव दियर ओन कल्चर एंड वॉइस। तो उनके जो गाने हैं और उनके त्यौहार हैं, उनके रीति रिवाज, ये हमें दिखाते हैं कि वो अपने संस्कृति और अपनी आवाज़ पे जीते थे। बट दिस वॉइस इज़ नॉट रिस्पेक्टेड बाई डोमिनेंट सोसाइटी, यानी कि उनकी जो आवाज़ है वो दबा दी जाती थी बड़े लोगों के द्वारा। द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट द ट्राइबल पीपुल स्पीक, बोलते तो हैं जनजाति के लोग, बट द पावरफुल वर्ल्ड डज नॉट लिसन, लेकिन जो मजबूत दुनिया है दोस्तों वो नहीं सुनता उनकी आवाज़। गरीब लोगों की आज भी कौन सुनता है। व्हेन सुक्रुजनी इज ट्रेप्ड इन डेब्ट बाय द साहूकार, तो साहूकारों से पैसा उधार ले लेके वो ऋण के चक्कर में फंस जाता है। कौन? सुक्रुजनी। ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ प्रॉपरली बिकॉज लॉ, मनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर कंट्रोल्ड बाई आउटसाइडर, लेकिन वो अपनी ज़मीन को नहीं छुड़ा पाता क्योंकि कानून ऐसा था, पैसे भी नहीं थे उसके पास केस लड़ने के लिए, और प्रशासन अधिकारी हैं वो भी अंग्रेज़ों के थे,
और वो सब किससे मिले हुए थे? साहूकारों से। हिज लैंड इज़ टेकन अवे, उसकी ज़मीन छीन ली गई। एंड हिज फैमिली इज़ फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर। तो बंधुआ जो मजदूरी होती है ना, जैसे कि 6 महीने के लिए बांध के रख लिया कि आपको मेरे खेत में रहना पड़ेगा, इस तरह से शुक्रजनी का जो परिवार है उसकी ज़मीन छीनने पर वो ऐसे काम करने पर मजबूर हो गए। हियर द सबाल्टर्न वॉइस बिकम्स हेल्पलेस बिफोर पावर। तो सबाल्टर्न वॉइस कमज़ोर होती है दोस्तों पावर के सामने। हाउ एवर पराजा आल्सो शोज दैट द सबाल्टर्न इज़ नॉट कम्प्लीटली साइंड। लेकिन पराजा नोवेल है वो बताता है कि सबाल्टर्न जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ पूरी तरह से शांत नहीं है। देयर सॉन्ग्स इमोशंस एंगर एंड सफरिंग बिकम ए फॉर्म ऑफ स्पीच। यानी कि उनके गानों में उनका दुख मिलेगा, उनका संघर्ष मिलेगा। द पेन ऑफ शुक्रजनीज फैमिली एक्सप्रेसेस द ट्रूथ ऑफ ट्राइबल एक्सपेक्टेशंस देयर फाइनल वायलेंट रिएक्शन। यानी कि अंत में वो साहूकार जमींदारों को मार देते हैं, ठीक है, जो उनको तंग करता है। तो उनका फाइनल वायलेंट यानी कि अंतिम संघर्ष, अंतिम हिंसा उनकी दिखाती है कि डेस्परेट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक इंसान को इतना ज़्यादा मजबूर किया जाता है कि वो हत्या भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। व्हेन ऑल पीसफुल वेज फेल, यानी कि सब शांति वाले तरीके जब ख़त्म हो जाते हैं ना एक गरीब आदमी के पास, फिर वो अंत में मारकाट ही मचाता है। दस पराजा सजेस्ट दैट द सबाल्टन कैन स्पीक। तो पराजा उपन्यास बताता है कि जो दबे कुचले लोग हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। सप्रेस्ड मतलब दबा दी जाती है बड़े लोगों के द्वारा। डिस्टोर्टेड यानी कि बिगाड़ भी जाती है और इग्नोर की जाती है पावरफुल लोगों के द्वारा। मोहांटीज नॉवेल्स गिव्स लिटरेरी स्पेस टू दैट साइलेंस्ड वॉइस एंड एक्सपोजेज द इनजस्टिस डन टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो पहली बार मोहांटी ने ऐसे लोगों को नोवेल के अंदर रखा, उनकी आवाज़ को रखा जिनके साथ में अन्याय होता रहा है काफ़ी सालों तक। देयरफॉर पराजा बिकम्स एन इम्पोर्टेंट नोवेल ऑफ सबाल्टर्न सफरिंग, कल्चरल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस। तो अतः इसलिए पराजा उपन्यास दोस्तों महत्वपूर्ण उपन्यास है। किसके लिए? सबाल्टर्न लोगों के दुख के को बताने के लिए, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके प्रतिरोध को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, नोवेल्स आर नाइदर रेसिपीज और एडवाइस कॉलम yet transform individual. Discuss the awakening in the light of this statement. तो मतलब समझो आप, नोवेल्स आर नाइदर रेसिप्स नोर एडवाइस कॉलम्स। इसका मतलब क्या भाई? कि आपको ये जो उपन्यास है द अवेकनिंग, इसके अंदर सीधे सीधे नहीं बताया जाता है किसी भी समस्या का हल, लेकिन फिर भी अगर आप इस नॉवल को पढ़ोगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और एक इंडिविजुअल कैसे बदलता है वो आप इसमें देखते हैं, जैसे कि एडना पोंटेलियर बदलती है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट नॉवेल्स डू नॉट गिव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस लाइक रेसिपीज़ और एडवाइस कॉलम्स। तो दोस्तों इस कथन का सीधा मतलब ये है कि दोस्तों ये जो उपन्यास है वो प्रत्यक्ष रूप से आपको आदेश नहीं देता है, निर्देश नहीं देता है जिस तरह से रेसिपीज़ और एडवाइस कॉलम्स देते हैं। दे डू नॉट टेल रीडर्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू। आपको सीधे तरीके से नहीं बताएंगे कि पाठक को क्या करना चाहिए। येट नोवेल्स कैन ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल्स बाय मेकिंग देम थिंक डीपली। लेकिन वो पाठक को सोचने पे मजबूर करते हैं गहराई से, फील स्ट्रांगली एंड क्वेश्चन सोशल वैल्यूज़। तो समाज में जो मूल्य बने हुए हैं, संरचनाएं बनी हुई हैं, उन पर सवाल उठाता है पाठक, रीडर। कैट चॉपिंग्स द अवेकनिंग इज़ ए पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस। कैट चॉपिंग का जो द अवेकनिंग नॉवल है ना, जिसमें एडना पोंटेलियर जागती है ना, वो कुछ क्रिएटिव वर्क करती है, पेंटिंग करती है, पियानो बजाना सीखती है, वो दूसरे पुरुषों से संबंध रिलेशनशिप में भी आती है। The novel presents Edna Pontelier, a married woman and mother who gradually becomes aware of her own identity. तो ये जो उपन्यास है ये दिखाता है एडना पोंटेलियर को, एक शादीशुदा महिला है और एक माता भी है। हूँ ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे जागती है अब और अपनी पहचान को वो देखना शुरू करती है। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, सी लाइव्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। तो एडना पोंटेलियर नाम की महिला जब उसकी शादी होती है तब वो समाज की उम्मीदों पे चलती है। सी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एन ओबीडियंट वाइफ, मतलब वो अपने पति का कहना माने, एंड ए डिवोटेड मदर, और
डिवोटेड मतलब अपने बच्चों का ख्याल रखे, पति का ख्याल रखे, घर का ख्याल रखे। बट स्लोली सी बिगेन्स टू क्वेश्चन दीज रोल्स। लेकिन क्या महिला को ही ये सब काम बताए गए? तो महिला यहाँ पे काम करने आई कि धरती पे, वो ये सोचती है। एडनाज अवेकनिंग इज इमोशनल, आर्टिस्टिक एंड सोशल। तो जब एडना जागती है दोस्तों, वो सोचती है कि मैं लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ, मैं भी तो एक फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती हूँ। तो उसका जो अवेकनिंग, उसका जागना, ये काफ़ी इमोशनल है, आर्टिस्टिक एंड सोशल है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार्ट्स पेंटिंग सीरियसली, मतलब वो चित्रकारी बहुत गंभीरता से सीखती है। लर्न्स टू लिसन टू हर ओन डिजायर्स, यानी कि अपनी इच्छाओं को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। एंड मूव्स इनटू ए सेपरेट हाउस कॉल्ड द पिजन हाउस। तो पिजन हाउस में वो सेफ्टी हो जाती है। दीज एक्शंस शो हर सर्च फॉर पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज में निकल पड़ती है। द नोवेल डज नॉट एडवाइस वुमेन टू रिजेक्ट मैरिज और मदरहुड। दोस्तों ये द अवेकनिंग उपन्यास है, ये उपन्यास नहीं कहता कि माता नहीं बनना चाहिए, मदरहुड नहीं करना चाहिए और शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी कहता है। इंस्टेड इसके बजाय इट शोज द पेन ऑफ ए वुमेन हु वांट्स टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। तो एक महिला के दुख को बताता है कि किस तरह से एक महिला है वो घर परिवार में पिस जाती है और वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उसके दुख को बताता है। द सी, जो समुद्र है, इज़ एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन द नोवेल। तो इस उपन्यास के अंदर महत्वपूर्ण प्रतीक का काम करता है। सिंबल क्या होते हैं? जो कि बताते हैं चीज़ों के बारे में। इट रिप्रेजेंट, समुद्र जो है बताता है फ्रीडम के बारे में, मिस्ट्री के बारे में एंड एस्केप। यानी कि अब वो इस पैट्रियार्किकल सोसाइटी से, मर्द वाली जो सोसाइटी है, इससे दुखी हो गई है, इसलिए वो समुद्र में डूब जाती है। इन द एंड, अंत में, एडना वॉक्स इनटू द सी एंड डाइज। तो समुद्र में चलती है, वो मर जाती है। दिस एंडिंग इज ट्रेजिक, काफ़ी दुखद है इसका अंत। बट इट फोर्सेस रीडर्स टू थिंक अबाउट द लिमिट्स प्लेस्ड ऑन वुमेन इन 19th सेंचुरी सोसाइटी। तो ये पाठक को मजबूर करते किस तरह से 19वीं शताब्दी के समाज में, है ना, 19वीं शताब्दी के समाज में एक महिला पर तरह तरह की जिम्मेदारियाँ लाद दी जाती थी। दस द अवेकनिंग ट्रांसफॉर्म्स रीडर्स डू नॉट गिविंग रेडीमेड आंसर्स। तो उपन्यास सीधे सीधे आपको कोई भी आदेश नहीं देता कि ये करो, लेकिन आपको कुछ प्रश्नों पे सोचने पे मजबूर करता है। क्या महिला की जो भूमिका है वो यही है क्या कि वो घर का काम करे, बच्चों को पाले पोसे, पति की सेवा करे, मर जाए? ये कुछ गहरे सवाल हैं। बट बाई अवेकनिंग सिंपैथी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपको आलोचनात्मक रूप से, क्रिटिकली सोचने मजबूर करती है। इट मैक्स क्वेश्चन पैट्रियार्की, मैरिज, मदरहुड एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये पाठक, रीडर जो है, क्या सोचता है? पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, शादी के बारे में, मदरहुड के बारे में, इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में। दिस इज़ अ रियल पावर ऑफ द नॉवेल्स। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो मिलते हैं। कब मिलेंगे दोस्तों? अगर मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखो 1 घंटा 15 मिनट हो गए बोलते बोलते, लगातार बोला है मैंने, ठीक है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, है ना। चलो थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रिंट आउट करा के पढ़ना चाहता है इस PDF को, तो बाई कर सकते हो आप। टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप है, चैनल है, ऑर्बिट स्टडी के नाम से, आप मैसेज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको लगता है मेरी हेल्प हो रही है एग्ज़ाम में और मुझे काफ़ी मज़ा है यहाँ पे पढ़ के, और आप कैपेबल हैं, समर्थ हैं, तो आप मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स लगता है, टाइम लगता है, स्किल्स लगता है, मेहनत लगता है यार ये सब बनाने में। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली QR कोड को स्कैन करके, या UPI ID के माध्यम से, अंकित M427@FEDERL फेडरल। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना मुझे एक बार। ओके, गुड बाय।